हेलो दोस्तों, मैं रबीउल्लाह खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। तो आइए देखते हैं आज का नया वीडियो। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखते हैं हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैकेनिक्स क्या होती है, यानी कि यांत्रिकी, और उसका वर्गीकरण भी सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था स्केलर तथा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश या सदिश राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, मूलभूत राशियाँ एवं उनके मात्रक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात बल तथा उसके अभिलक्षण। एंड देन आफ्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड लास्ट टॉपिक था हम लोगों का पिछले वीडियो में ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा और इतना जितना कि टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ उतना सभी का सभी आप लोगों ने कवर अप कर लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। और फिर देखते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे अपना कितना क्या क्या पढ़ेंगे। आज के टॉपिक से हम लोग अपना जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, वो पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे। तो देखेंगे आज के वीडियो में हमारा पहला टॉपिक होगा टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बल के घटक, यानी बल को वियोजित करना। फिर उसके बाद बेटा ये जो दो लॉ लिखे हुए हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, इसको मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेड कलर के ब्लॉक में कवर अप कर दिया है। क्योंकि ये दोनों के दोनों लाभ बेटा कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट डिप्लोमा के पेपर में ढाई ढाई नंबर में डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं कि टिप राइट द शॉर्ट नोट ऑन दीज, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों के ऊपर नियमों के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो ये बेटा दो जो नियम लिखे हुए हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो वो नियम कौन से हैं? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी कि बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। और दूसरा नियम है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, यानी कि आपका बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। और उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस सिस्टम। अर्थात किसी जब भी कहीं पे भी अगर किसी क्वांटिटी की अगर एक यूनिट्स में मात्रक दिए जाए तो उसको दूसरे में कैसे रूपांतरित किया जाए, यानी कि अगर एमकेएस में दिया गया है फोर्स की यूनिट तो उसको सीजीएस में कन्वर्जन करने पे क्या कन्वर्जन रेट निकलेगा, या सीजीएस से एमकेएस में। तो देखते हैं आज का वीडियो अपना। तो देखते हैं आज का अपना नया टॉपिक, टाइप ऑफ फोर्स अर्थात बल के प्रकार। तो अपना बल के प्रकार इसमें बेटा हम लोगों ने बल के प्रकार वही वही पढ़े लिखे हुए हैं या पढ़ा हुआ है मैंने इस वीडियो में आपको, जो पॉलिटेक्निक बीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, अर्थात तनाव व संपीड़न बल, तनाव या संपीड़न बल। इसके लिए हम लोग फिगर में मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आप बाद में समझ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। देखिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपको यहाँ पे ये इजीली मतलब क्लियरली सीन है कि एक ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि जब भी किसी भी पिंड के ऊपर दो बल, जब भी किसी पिंड के ऊपर दो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि दोनों बल परिमाण में बराबर हो, देखिए दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत हो, देखिए दोनों बल दिशा में भी विपरीत हैं, ये बल आपका बॉडी को लेफ्ट साइड में खींच रहा है और ये बल आपका बॉडी को राइट साइड में पुल कर रहा है। तो फिर से देखते हैं कि जब भी किसी पिंड के ऊपर दो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि दोनों परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत तथा एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश इस प्रकार से कार्य करते हैं, एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश, देखिए ये दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है ना, तो ये दोनों बल आपके एक ही क्रिया रेखा के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ये मैंने डॉट डॉट लाइन जो बना रहा हूँ तो एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं। तो और साथ में ये बॉडी को खींचने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, ये बॉडी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो तब हम इस प्रकार के बल को हम लोग टेंसाइल फोर्स कहते हैं, तब हम इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। देखते हैं इसको फिर से कि व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सच ए मैनर दैट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन and acting along a same line of action, and they are try to pull the body, then this type of forces is known as tensile force। यानी कि जब भी किसी पिंड के ऊपर दो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वे पिंड
कि वे परिमाण में बराबर हों, दिशा में विपरीत हों, एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हों और वो बॉडी को खींचने का प्रयास कर रहे हों, तब इस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेंसाइल फोर्स। और दूसरा फोर्स है आपका कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स में केवल और केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है कि नेचर ऑफ फोर्स का। टेंसाइल फोर्स में नेचर ऑफ फोर्स होता है आपका पुल, और कंप्रेसिव फोर्स में नेचर ऑफ फोर्स होता है आपका कंप्रेसिव। देखते हैं पुश। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कंप्रेसिव फोर्स, कि जब भी किसी पिंड के ऊपर, यहाँ पे दिख रहे हैं आप सीधा, ये बॉडी बनी, यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी बनी हुई है। इस बॉडी के ऊपर क्या है कि जब इस बॉडी के ऊपर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक बल आपका ये है, एक बल आपका ये है, दो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो परिमाण में बराबर हो। देखिए पिछले वाले में भी बराबर थे, इसमें भी बराबर है। परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो, इसमें भी दिशा में विपरीत है और पिछले वाले में भी दिशा में विपरीत हो, एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। देखिए एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश इसमें भी कार्य कर रहे हैं और पिछले वाले में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये दोनों बल आपको बॉडी को अंदर की तरफ दबाने का प्रयास प्रयास करते हैं। कैसा करते हैं बेटा? अंदर की तरफ दबाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली, ये अंदर की तरफ दबा रहे हैं, है ना? तो जब इस प्रकार से किसी बॉडी के ऊपर फोर्स कास्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, है ना? क्लियर? इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ और बनाई हुई है, इसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक नेचर ऑफ फोर्स के हिसाब से मैंने दिखा दिया है कब हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स है और कब हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स है। देख, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक चीज कॉलम मैंने दिया हुआ है नेचर ऑफ द फोर्स। ये कॉलम नेचर ऑफ फोर्स, नेचर, और ये है आपका टाइप ऑफ फोर्स का। कि देखिए जब फोर्स का नेचर आपका पुल होगा, कैसा होगा बेटा? पुल होगा, तो वो फोर्स कैसा कहलाएगा आपका? टेंसाइल। और जब फोर्स का नेचर आपका पुश टाइप का होगा, यानी कि बॉडी को अंदर की तरफ दबाने का प्रयास कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। क्लियरली? और साथ में एक चीज और हमने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है कि देखिए ये आपका बॉडी को फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है। पहले वाले फिगर में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बॉडी को जो फोर्स कार्य कर रहे हैं बॉडी को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और दूसरे वाले में बॉडी को अंदर की तरफ दबा रहे हैं। जब दबा रहे हो तो उसको बोलेंगे टेंसाइल, और जब सॉरी जब खींच रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग सॉरी जब दबा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव, और जब खींच रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल। टेंसाइल फोर्स को हम लोग टी के सिंबल की सहायता से दर्शाते हैं, और कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग सी सिंबल की सहायता से दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा आपका टाइप है फोर्स का आपका बेटा एक्टिव एंड पैसिव फोर्स। एक्टिव एंड पैसिव फोर्स, ये भी आपका बहुत मतलब ज़्यादा कोई खास नया इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी, ये कोई ज़्यादा वैसा नया टॉपिक नहीं है, ये आप पहले से ही जान चुके हैं कैसा होता है ये फोर्स का टाइप। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैव रिएक्शन विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या मतलब इसका? कि न्यूटन्स के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की कोई ना कोई तो एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की कोई एक प्रतिक्रिया होती है जिसका परिमाण क्रिया के बराबर होता है, एवं जिसकी दिशा प्रतिक्रिया की दिशा एवं जिसकी दिशा क्रिया की दिशा के विपरीत होती है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको पहले फिगर में कि एक सरफेस के ऊपर कोई एक डब्लू वेट की बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी के लिए जो डब्लू वेट है वो बॉडी का आपका एक्टिव फोर्स है, यानी क्रिया बल है। और इस बॉडी के वेट की वजह से जो सरफेस के ऊपर एक फोर्स कार्य करे, सरफेस से बॉडी के ऊपर जो फोर्स कार्य करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिक्रिया बल या रिएक्टिव फोर्स, जिसको मैंने नीचे एफबीडी में दिखाया हुआ है कि देखिए जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ कार्य कर रहा है डब्लू, और जो आपका बॉडी की वजह से जो सरफेस से बॉडी के ऊपर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया बल आर, उसको मैंने दिखाया हुआ है। ये आर का जो मैग्नीट्यूड होगा डब्ल्यू के बराबर होगा सिंपल कंडीशन में। वो सिंपल कंडीशन क्या है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। आर के बराबर होगा, और साथ में इसकी जो आर की दिशा होगी बेटा वो डब्ल्यू के जो सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। उस सरफेस के ऊपर बेटा कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। मैंने यहाँ पर आपको आगे भी फिगर में दिखाया हुआ, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस फिगर में देख सकते हैं आप कि देखिए मैंने यहाँ पे दो नोट लिखे हुए हैं, क्या? कि वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज वर्क्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। कि कैसी भी कंडीशन हो, जो मतलब पिंड होगा उसका जो भार होगा उसकी दिशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगी। और जो रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा एक्टिव फोर्स की वजह से, वो रिएक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी कि जिस कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर बॉडी आपकी टच में होगी उस कॉन्टेक्ट सरफेस की
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि मतलब लंबवत दिशा में रिएक्टिव फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखिए आप कि ये जैसे एक स्फेयर रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो ये सरफेस जो है आपका स्फेयर से यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है ना बेटा, तो इस सरफेस से स्फेयर के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, वो मैंने यहाँ पे एफबीडी में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि डब्ल्यू वेट नीचे की तरफ और आर फोर्स जो लग रहा है वो इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज दूसरे फिगर में दिखाया है क्या कि देखिए कि अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है कि यदि कोई इंक्लाइंड सरफेस है इस तरीके से जैसा फिगर में दिखाया गया है, तो देखिए जो डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉडी होगी वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, डब्ल्यू नीचे की तरफ। अब कॉन्टेक्ट सरफेस जो बन रहा है आपका ये है इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड के ऊपर जो 90 डिग्री से यानी कि लंबवत दिशा में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो यही यहाँ पे आपने एफबीडी में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर कि डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड्स और जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है वो आपका आर की दिशा में यानी कॉन्टेक्ट सरफेस की दिशा में परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से दोनों फोर्सेस आपको बेटा क्लियर हो गए होंगे ये। और तीसरा टाइप बेटा अपना टाइप ऑफ फोर्सेस का बचा हुआ है लाइव एंड डेड लोड या डेड फोर्स। लाइव एंड डेड फोर्स, चल व अचल बल, ये भी कोई नया बल नहीं है, आपको इस आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए दोज फोर्स विच चेंजेस विद टाइम आर नोन एज टेंस लाइव लोड, आर नोन एज लाइव लोड। और दोज फोर्स विच डज नॉट चेंज विद टाइम आर नोन एज डेड फोर्स। यानी कि ऐसे बल जो समय के साथ परिवर्तित हों, ऐसे बल जो समय के साथ परिवर्तित हों उनको हम लोग बोलेंगे लाइव लोड। ऐसे लोड जो समय के साथ परिवर्तित हों उनको हम लोग बोलेंगे लाइव लोड, और जो समय के साथ परिवर्तित ना हो उनको हम लोग बोलेंगे डेड लोड, यानी कि समय के साथ वो परिवर्तित ही नहीं हो रहे हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का वियोजन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये आपसे बोर्ड में कोई भी इसके बारे में रिलेटेड सवाल इससे कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस से कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि लेकिन इसका बेटा एक जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का फोर्स सिस्टम, उसमें एक टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेस। तो उससे आपका एक सवाल बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, और वो टॉपिक आपको तभी आएगा जब आपको कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक आने लगेगा कि बलों का वियोजन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कैसे सीखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सीखिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया हुआ है और एक ये वाई एक्सिस बनाया हुआ है। जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखिए हमने क्या किया है, कंडीशन ली है कि मूल बिंदु O पर एक बल F इस प्रकार से कार्य कर रहा है जो कि एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण पर है। एक्स अक्ष की धन दिशा से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। फिर से देख लीजिए इस चीज को कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मूल बिंदु से मूल बिंदु O पर एक बल F इस प्रकार से कार्य कर रहा है जिसकी दिशा एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण है। तो बेटा अब इस बल F को आपको दो इस प्रकार से भाग करना है, इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि दोनों जो कटे हुए भाग हों, वियोजित भाग हों, वो आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हों। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बेटा ये आसानी से देख सकते हैं कि अगर इस बल F को एक एक्स एक्सिस ये हो गया और दूसरा वाई एक्सिस इसमें काट दिया, डिवाइड कर दिया जाए, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। तो वही देख रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस फोर्स एफ को एक एक्स एक्सिस में डिवाइड कर दे रहे हैं और दूसरे को वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे देखिए एक आपका हमने कंसिडर कर लिया एफ एक्स और दूसरा मान लिया वाई एक्सिस वाला एफ वाई। तो देखिए आपको इसमें केवल इतना याद रखना है, कभी मतलब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उन सभी कन्फ्यूजन को छोड़ के केवल जो मैं बता रहा हूँ आप केवल उतना ही याद करिएगा। देखिए जिस जिस एक्सिस के साथ बल F जिस एक्सिस के साथ बल F आपका कोण बना रहा हो, यहाँ पर देखिए किस एक्सिस के साथ बल आपका कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना। जिस एक्सिस के साथ बल आपका कोण बना रहा हो तो उसके साथ आप हम लोग क्या लिखेंगे, F cos थीटा, और जो दूसरी परपेंडिकुलर साइड्स होगी उसके साथ हम लोग लिख देंगे F sin थीटा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जिस एक्सिस के साथ बल आपका कोण बना रहा हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि किस एक्सिस के साथ बल आपका कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना। इस तरीके से कन्वर्जन है, इस तरीके से फोर्स दिया हुआ है। ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है ना बल आपका एफ,
तो जिस एक्सिस के साथ बल आपका कोण बना रहा हो उसके साथ हम लोग लिख देंगे एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका एफ साइन थीटा। क्लियर? ये एकदम थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखिएगा बेटा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है, देखिए कि जिसे ये देखिए कि यहाँ पर देखिए इस फिगर में, इस वाले फिगर में, सॉरी ये वाले फिगर में देखिए एक फोर्स आपका एफ मैग्नीट्यूड का, एक फोर्स आपका एफ मैग्नीट्यूड का एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 180 माइनस थीटा डिग्री पर है। ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा डिग्री पर। क्योंकि ये एंगल अगर आपका, ये एंगल अगर थीटा है तो आप जानते हैं ये 180 की लाइन है, और तो ये थीटा है तो ये आपका रिमेनिंग एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए अगर ये 180 माइनस थीटा है तो अब इसके हमको इस फोर्स के दो कंपोनेंट करना है। एक आपको ने मान लिया एफ एक्स और दूसरा मान लिया एफ वाई। तो यहाँ पर देखिए एफ जो हमने दिशा ली है इस बल एफ की, इस बल एफ की जो दिशा हमने दी है वो कहाँ से दी है? जो बल एफ की हमने दिशा दी है बेटा वो ली है एक्स एक्सिस से। तो जब एक्स एक्सिस से ली है तो फिर हमने वही थंब रूल बताया था कि जिस एक्सिस के साथ फोर्स आपका दिशा बना रहा हो, कोण हो, उसके साथ हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ये एंगल लेंगे ना हम लोग 180 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स बराबर एफ कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर? एफ एक्स बराबर एफ कॉस 180 माइनस थीटा, और एफ वाई बराबर बेटा हम लोग क्या लिख देंगे? एफ वाई बराबर एफ साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको क्लियरली फिर बता दूंगा इसके ऊपर एक टॉपिक अलग से वीडियो बनाकर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो मैंने आपको बताया था जो दो आपके नियम हैं बलों के, वो कई बार बोर्ड में डायरेक्ट पूछे गए हैं। देखते हैं उनमें से पहला नियम कौन सा है? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों की भौतिक स्वतंत्रता का नियम या सिद्धांत। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस यानी बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है बेटा कि जैसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश में कि when two or more forces are acting on a body simultaneously then the effect of each force are independent to each other। यानी कि यदि किसी पिंड के ऊपर दो या दो से अधिक बल, एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, दो बल या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल का परिमाण शेष अन्य बलों के परिमाण से स्वतंत्र होगा। फिर से देखते हैं कि यदि किसी पिंड के ऊपर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं, यदि किसी पिंड के ऊपर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल का परिमाण शेष अन्य बलों के परिमाण से प्रभाव से प्रत्येक बल का प्रभाव शेष अन्य बलों के प्रभाव से स्वतंत्र होगा। यहाँ फिगर में मैंने आपको क्लियरली समझाया भी हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं जो दूसरा आपका इम्पोर्टेंट नियम है, वो भी बोर्ड में कई बार बेटा पूछा गया है डायरेक्ट ढाई ढाई नंबरों में। देखते हैं दूसरा नियम है आपका बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसको मैंने फिगर में भी बनाया हुआ है। देखिए पहले क्लियर समझ लेते हैं फिगर से कि यदि किसी पिंड की एक बिंदु पर कोई एक बल कार्य कर रहा है, यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर कोई बल एक बल कार्य कर रहा है तो उस बल को उस पिंड के दूसरे बिंदु पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उस पिंड पर कोई भी नया प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, बशर्ते ये बल जो जो नया पिंड है, सॉरी जो नया बिंदु है वो आपका पहले वाले बल की क्रिया रेखा में ही होना चाहिए। देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। व्हेन ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी then this force can be transmitted to another point along the same line of action without creating new effect, but the new point should be rigidly fixed to that body। यानी कि यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो उस बल को उस पिंड के दूसरे बिंदु पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है या कर दिया जाएगा, तो उस पर बॉडी के ऊपर कोई भी नया प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, बशर्ते कि वो बिंदु आपका बॉडी से दृढ़तापूर्वक संबद्ध हो, फिक्स हो, तथा वो बिंदु भी आपका पहले वाले बल की क्रिया रेखा पर ही स्थित
अब देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो इसको मैंने आपको बेटा यहाँ पर फिगर कॉपी पर अपनी एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। तो देखते हैं, जैसे बल, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने फोर्स यानी कि बल। बल का बेसिक फार्मूला क्या होता है? फोर्स एफ बराबर एम इंटू ए। फोर्स की एम, फोर्स में एम क्या, फार्मूले में एम इंटू ए जो होता है, एम मीन्स होता है मास, ए फॉर होता है एक्सीलरेशन। इन दोनों की मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिख दी है कि मास की यूनिट्स एम के एस सिस्टम होती है किलोग्राम, और सी जी एस सिस्टम में मास की यूनिट होती है ग्राम। उसी तरीके से एक्सीलरेशन की एम के एस सिस्टम में यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी जी एस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल फोर्स की यूनिट क्या बन गई आपकी एम के एस सिस्टम में? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी जी एस सिस्टम में बन गई है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस फोर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। फिर आगे देखते हैं कि अब जैसे आपको दोनों में आपस में कन्वर्जन लिखना है, तो मैंने सपोज कर लिया कि माना 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर एक्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? एम के सिस्टम में फोर्स की यूनिट, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? सी जी एस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। तो उस एक्स की वैल्यू अब हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पर कि एक्स को मैंने एक साथ लिख लिया है पक्षांतर करके, एक्स को एक साथ लिख लिया है, और फिर जो जिसकी यूनिट्स है उसको उसी के नीचे लिख दिया है एम के एस से सी जी एस में, यानी कि किलोग्राम के नीचे लिख दिया है ग्राम में। ये मैंने इधर डिवाइड कर दिया है, इसको इधर डिवाइड कर दिया है, इसको इधर भेज दिया है, यानी इसके नीचे। तो ठीक है, तो देखिए किलोग्राम बटे ग्राम, मीटर बटे सेंटीमीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब फिर आप जानते ही होंगे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इन्हीं जो बेसिक मल्टीप्लायर्स हैं, इन्हीं का हमने फार्मूला मतलब इंटरसेट करके जो भी कॉमन थे उनको मैंने काट दिया। सीधे ओवरऑल आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स बराबर 1 × 10⁵ अगर ये आपको अभी भी समझ में ना आए तो बेटा मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपको मेरे इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, कल आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुड बाय।